छवि बस में खिड़की के निकट वाली सीट पर बैठी थी। निगाहें बाहर थीं, लेकिन उसके दिमाग के पटल पर कोई भी दृश्य अंकित नहीं हो रहा था। उसके मन में उथल-पुथल मची थी। बार-बार अपने पास नकुल वर्मा, चाचा-चाची, डॉक्टर और दादी की बातें दिमाग में घूम रही थीं। पहले ही उसकी परिस्थितियाँ सही नहीं थीं, अब और बदतर होती जा रही थीं। 7 साल पहले माता-पिता की सड़क हादसे में मृत्यु के बाद से उसकी ज़िंदगी संघर्षमय हो गई थी। चाची विदिता ने कभी अपनी सास को अपने पास नहीं रखा था, लेकिन जेठ-जेठानी की मृत्यु के बाद सास और छवि दोनों उसके मत्थे पड़ गई थीं। पति की कमाई से पहले ही घर मुश्किल से चलता था, अब 2 प्राणियों के आगमन से आर्थिक संकट और गहरा होता गया। वह अपना गुस्सा सारा दिन बड़बड़ाकर, पैर पटककर, ताने मारकर निकालती रहती। सब मजबूरीवश सिर झुकाए बर्दाश्त करते रहते। छवि के मन में इसके परिणामस्वरूप एक ही बात घर कर गई, किसी तरह पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, फिर दादी को लेकर किसी दूसरी जगह रहने लगेगी। होशियार थी, मेहनत भी जी लगाकर करती। 12वीं में अच्छे अंक आ गए, लेकिन दाखिले के समय चाचा ने हाथ खड़े कर दिए। कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। भाई की मृत्यु के बाद मिले सारे पैसे तो वह अपने परिवार के भरण पोषण में इस्तेमाल कर चुका था। छवि के पास एक ही रास्ता था, पत्राचार से आगे की पढ़ाई आरंभ करना और ट्यूशन लेकर कुछ पैसे कमाकर चाचा के हाथ में रखना। चाचा का सीधा सा तर्क था कि वह कब तक उसका बोझ उठाएंगे। किसी तरह स्नातक कर छवि ने 6 महीने का सेक्रेटरी का कोर्स कर नौकरी ढूंढनी आरंभ कर दी। उसकी खूबसूरती और होशियारी के कारण एक बड़ी फर्म में उसे नौकरी मिल गई और वह नकुल वर्मा की सेक्रेटरी बन गई। तनख्वाह बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसे सब्र करना पड़ा। इतनी पढ़ाई में इससे अधिक नहीं मिल सकता था। उसमें भी आधी तनख्वाह चाची उसके रहने और खाने पीने के नाम पर झटक देती थी। छवि अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करती और कोशिश कर रही थी इतनी बचत हो जाए कि दादी को लेकर कहीं और रहने का इंतज़ाम कर ले। लेकिन 5-6 महीने की बचत देख उसकी आस टूट रही थी। ऐसे तो सालों लग जाएंगे, इतनी कम बचत में तो अलग घर लेना मुमकिन नहीं है। फिर 1 महीने से दादी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। बहुत चिंता हो रही थी। कई बार चाचा से कहा भी दादी को डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन चाची ने टाल दिया। बूढ़ी हड्डियां हैं, उम्र के साथ कमज़ोर तो होंगी ही, चाची का तर्क था। आखिर छवि से रहा नहीं गया तो वह स्वयं दादी को अस्पताल ले गई और डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देख उसके होश उड़ गए। दादी को पेट का कैंसर निकला। डॉक्टर ने सर्जरी और लंबा इलाज बताया और लाखों का खर्च। छवि का दुख के मारे बुरा हाल था, लेकिन चाची ने घर में बवाल मचा दिया। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? किसने कहा था कि सासू जी को डॉक्टर को दिखाने को, टेस्ट करवाने के लिए? 2 पैसे क्या कमाने लगी है, ज़्यादा चौधराएँ समझने लगी है अपने आप को। बूढ़े शरीर में आत्मा को कैद रखने के लिए लाखों खर्च करो, भले ही जवान बच्चे भूखे मर जाएं। हमारे बस का नहीं है इलाज करवाना, कर लें क्या करेगी? छवि असहाय सी रो पड़ी। दादी उसे सांत्वना देते हुए बोली, रहने दे बेटा, मेरी वजह से क्यों मन खराब करती है? मेरे तो जाने की उम्र हो ही गई है और 2-4 साल जिंदा रह भी ली तो क्या फ़ायदा होगा? अच्छा है बहू के ताने सुनने से बच जाऊंगी। छवि का मन नहीं मान रहा था। वह अपनी दादी को बिना इलाज के तड़पते नहीं देख सकती थी। उसने कई लोगों से उधार की बात की, लेकिन परिवार की माली हालत देख कोई उधार देने को तैयार नहीं हुआ। थक हार कर छवि ने अपने बॉस नकुल वर्मा से इस बारे में बात करने की सोची। 35 साल के नकुल वर्मा की नज़रों से छवि अनभिज्ञ नहीं थी। उसे डर था कहीं पैसे की एवज में वह कोई ऐसी वैसी मांग ना रख दें। नकुल वर्मा का हंसता खेलता परिवार था। 2 बेटियां थीं, लेकिन छवि की खूबसूरती उसे विचलित कर देती थी। छवि का निवेदन सुन उसके मन में एक बार तो आया वह स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन पत्नी का कठोर चेहरा सामने आ गया। इस बार वह किसी ऐसी वैसी परिस्थिति में पकड़ा गया तो बेघर हो जाएगा। वह इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे छवि को कहीं दूर भेजना होगा। उसने गला खकार हुए कहा, मैं तुम्हें 7 लाख दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। मेरे छोटे भाई का दोस्त तुषार भटनागर कुछ साल पहले शहर छोड़कर गांव में जाकर बस गया था। तुम्हें उसके पास पहुंचकर उसकी क्या परिस्थिति है जानना होगा। उसके भविष्य के बारे में क्या योजना है पता करना होगा, और अगर वह शहर आने का बिल्कुल इच्छुक नहीं है तो एक लिफाफा मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें उसमें कुछ कागजात होंगे, तुम्हें उन पर
उसके साइन करवाने होंगे। नकुल की इस अप्रत्याशित मांग पर छवि आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसे क्रोध भी आया। नहीं पैसा देना तो साफ साफ कह दे। ऐसी उल्टी सीधी बात कर क्या जताना चाहता है? उसका लटका हुआ चेहरा देख नकुल बोला, यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ से उत्तर की तरफ सप्तगिरी शहर के बारे में तुमने सुना होगा। वहाँ इंटीरियर में किसी गांव में वह तुम्हें मिल जाएगा। 4-5 दिन पहले एक पत्रकार उस तरफ से आया था, उसने बताया। छवि झुंझलाकर उठते हुए बोली, मैं उस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं वहाँ गांव-गांव जाकर एक अनजान इंसान को कैसे ढूंढ सकती हूँ? नकुल बेचैन स्वर में बोला। छवि तुम बैठो तो सही, पूरी बात सुनो। हमारे ऑफिस में एक चपरासी है, मुरारी लाल। वह उस एरिया का ही है। वह तुम्हारे साथ चला जाएगा। छवि उत्सुकता से बोली, आप मुरारी लाल को भेज अपने भाई के दोस्त को संदेशा क्यों नहीं भिजवा देते? नकुल के चेहरे पर कठोरता छा गई। वह बोला, छवि तुम अपना दिमाग मत खर्च करो। तुमसे जितना बोला जाए उतना समझो। वह उम्र में मुझसे छोटा है और कुछ गलत फहमी के बाद वह चला गया। मैं चाहता हूँ तुम जाकर उसकी खैरियत के बारे में पता करो। वह कैसा महसूस करता है, उसके क्या विचार हैं, भविष्य के बारे में यह जानो। और वह वापस आना चाहता है क्या? छवि बोली, अगर वह वापस नहीं आना चाहे तो? नकुल के चेहरे पर हल्की सी कुटिलता छा गई। वह बोला, तो तुम उन पेपर पर साइन करवा लेना। छवि बोली, और अगर वह नहीं माने साइन करने को तो? नकुल बोला, कोशिश करना। खूबसूरत लड़की की बात वह कैसे टालेगा? छवि को माजरा समझ नहीं आया। अगर भाई के दोस्त की इतनी चिंता है तो स्वयं क्यों नहीं जाता उसके पास? छवि समझ गई, स्वयं नकुल आगे आए बिना केवल तुषार के मन की बात जानना चाहता है। इतने दिनों में वह समझ गई थी कि नकुल मौका परस्त इंसान है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको इस काम के लिए 7 लाख देने को तैयार है तो कुछ ज़्यादा ही फायदा मिल रहा होगा तुषार के मन की बात जानकर। ज़्यादा सोचने समझने का उसके पास समय नहीं था। दादी की जल्दी से जल्दी सर्जरी होनी आवश्यक थी। 4 दिन तो आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे। 2-3 दिन उसे ढूंढने में लग गए तो उसकी इच्छा जानने में भी 1 या 2 दिन तो लगेंगे ही। पता नहीं तुषार की प्रतिक्रिया क्या होगी उसे देखकर। वह भला अपने मन की बात एक अजनबी लड़की को क्यों बताएगा? लेकिन छवि को लगा उसे ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सब झमेले में ही 10-12 दिन बर्बाद हो जाएंगे। छवि ने पूछा, और अगर मैं तुषार भटनागर से मिल ही नहीं पाई तो? नकुल कुटिलता से बोला, वैसे तो कायदे से एक पैसा नहीं बनता, लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश के 50,000 दे दूंगा। छवि ने मन में सोचा, मतलब तुषार भटनागर को ढूंढना और जल्द से जल्द ढूंढना बहुत आवश्यक है। वह उठते हुए बोली, ठीक है, आप मेरे जाने की तैयारी कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नकुल बोला, एक बार और सोच लो। तुम्हें पैसे की ज़रूरत है इसलिए मैंने तुमसे कहा। वैसे तो ऑफिस का काम बताकर किसी भी कर्मचारी को भेज सकता हूँ। छवि एकदम से बोली, नहीं नहीं, सोचना क्या, मैं जाने को तैयार हूँ। छवि बॉस के कमरे से बाहर निकली तो सुमित बाहर मंडरा रहा था। छवि सुमित से दूरियां बनाकर ही रखती थी। ऑफिस में सबका कहना था कि इसे सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का शौक है। सबके काम में टांग अड़ाना इसका पेशा है। छवि को देखते ही सुमित बोला, क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ क्या? छवि आश्चर्य से उसे देखती रह गई। इसे कैसे मालूम मुझे पैसे की ज़रूरत है? मैंने तो केवल अपनी 1-2 सहेलियों को ही बताया था, राय जानने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करूं? नज़र झुकाते हुए बोली, नहीं अभी तक तो नहीं, और जल्दी से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। घर में चाचा चाची को उसने कहा, ऑफिस के काम से उसे 10 दिन के लिए बाहर भेज रहे हैं। दादी ने सुना तो नम आंखों से छवि से बोली, पैसे का इंतजाम करने के लिए कुछ गलत या जोखिम भरा काम मत करना बेटा। मुझ बुढ़िया के लिए अपनी ज़िंदगी जोखिम में मत डालना। छवि नज़र चुराते हुए बोली, नहीं दादी, ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है इसलिए मुझे भेजा जा रहा है। 10 दिन की बात है। दादी रोते हुए बोली, ये 10 दिन कैसे करेंगे? तेरे बिना पहाड़ से लगेंगे। कुछ खाया पिया नहीं जाता। तू सुबह शाम मेरे लायक बनाकर किसी तरह ज़बरदस्ती खिला देती है तो प्राण टिके हैं। पता नहीं तेरे आने तक जिंदा रहूंगी कि नहीं। छवि दादी के गले लगकर रोते हुए बोली, ऐसा मत कहो दादी, मेरे आने तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ऑफिस की गाड़ी उसे लेने आई।
जब उसे पता चला नकुल ने उसका और मुरारी लाल के जाने का इंतजाम हवाई जहाज से किया है तो उसे बड़ी राहत मिली। पूरा एक दिन बच जाएगा। सप्तगिरी से आगे का रास्ता बस से तय करना था। वह उस पत्रकार से भी मिली थी शाम को ऑफिस से निकलने के बाद। पत्रकार ने बताया तुषार सप्तगिरी के आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव हैं उनमें घूमता रहता है। वह उस जगह पर रच बस गया है। वहाँ के लोगों के उत्थान में लगा रहता है। वह पत्रकार आगे बोला, हमारे अखबार को खबर मिली थी एक शहरी गांव में रहकर बहुत कुछ कर रहा है, तो मुझे उसका इंटरव्यू लेने भेजा गया। लेकिन वह बंदा ना अपने बारे में कुछ बोलता है ना गांव वाले उसके बारे में बात करते हैं। गांव वाले तो उसके पास फटकने भी नहीं देते। छवि आश्चर्य से बोली, आपको कैसे पता चला कि वह तुषार भटनागर है और यहाँ दिल्ली का है? वह कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था। वह तो बहुत चालाकी से मैंने उसका एक फ़ोटो खींच लिया था और सबको दिखा दिया था। कोई उसको जानता है क्या? नकुल वर्मा अखबार में अपनी कंपनी का विज्ञापन देने आया था। वहाँ वह फ़ोटो देखा तो बात खुली कि यह बंदा तुषार है और दिल्ली में रहता था पहले। छवि को यह सब जानकर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। जो व्यक्ति अपनी निजता को लेकर इतना सतर्क और गोपनीय है, वह भला एक अजनबी लड़की के सामने क्या बात करेगा? वैसे भी वह एक साधारण सी डरपोक लड़की किसी अनजान के सामने बोल नहीं पाती। वहाँ गांव में अनजान परिवेश में उससे क्या बोलेगी? लेकिन दादी के इलाज की खातिर उसे ऐसा करना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। एक बार कोशिश अवश्य करनी है। आसमान की ओर उड़ते हवाई जहाज में बैठी छवि के दिल में घोर निराशा थी। उसे उम्मीद नहीं थी वह सफल होगी। मन तो कर रहा था वापस लौट जाए। उसकी बगल में बैठा मुरारी लाल पत्ते की तरह कांप रहा था। सीट के हत्थे मजबूती से पकड़े आंख बंद कर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और कोई परिस्थिति होती तो उसे हंसी आ जाती, लेकिन इस समय मुरारी लाल को देख उसे और निराशा हो रही थी। ये भला उसकी क्या मदद या हिफाजत करेगा? आंखें बंद कर दादी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगी। सप्तगिरी के हवाई अड्डे पर उतरते ही मुरारीलाल हरकत में आया। कमान अपने हाथ में लेते हुए बोला, यहाँ से बस में हम बमोरा चलते हैं। फिर उसके आगे पुनिया नाव में जाना पड़ेगा। पुनिया में ही वह पत्रकार तुषार बाबू से मिला था। छवि हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, मुरारी भैया, आप नकुल वर्मा के ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं? वह गर्व से सीना फुलाकर बोला, 4-5 साल हो गए हैं हमें काम करते हुए मैडम जी। छवि के मन में विचार आया, तुषार 5-6 साल से गांव में भटक रहा है। इसका मतलब मुरारी लाल तुषार के बारे में कुछ नहीं जानता होगा। तुषार अगर नकुल वर्मा से मिलने भी आता होगा तो छवि बोली, इससे पहले आप यहाँ गांव में रहते होंगे तो यहाँ की भाषा और जगह से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। वह खुश होते हुए बोला, हाँ मैडम जी, सारी ज़िंदगी यहीं बिताई है। जब कोई काम नहीं रह गया, ज़मीन भी साहूकार हड़प गया तो शहर चले गए। हमारे ताऊ के लड़के ने हमारी नौकरी लगवा दी। शहर की बोली और तौर तरीके सब सीख गए। बस में बैठे छवि अपनी सारी परेशानी भूल प्राकृतिक सौंदर्य में डूब गई। जब माता पिता जिंदा थे तब हर छुट्टी में घूमने जाते, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे जैसे शहर से दूर जा रहे थे, हरियाली बढ़ती जा रही थी। दूर दूर तक फैले जंगल अच्छे लग रहे थे। फिर लहलहाते खेत शुरू हो गए। उसके मन में विचार आया, अगर वह दादी के साथ यहाँ आकर रहने लगे तो कितनी शांति और सुकून भर जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और करेगी भी क्या यहाँ? तभी पास बैठा मुरारी लाल बोला, मैडम जी, बमोरा आ गया है, यहाँ उतरकर पता करते हैं। गांव सुंदर था, खेतों के बीच बनी झोपड़ियाँ और पास से बहती नदी। बस टीन से बने छप्पर के पास 5 मिनट रुकी और चली गई। अचानक अनजान जगह दूर दूर तक इक्के दुक्के इंसानों को देखकर उसे घबराहट होने लगी। मुरारी पास से गुजर रहे 2-3 बंदों से बात करने लगा। छवि को उनकी भाषा को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था वे मुरारी लाल से अपनी भाषा में बात कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन मुरारी लाल ने जैसे ही तुषार बाबू कहा, उनकी त्योरियां चढ़ गई। वे कंधे झटक कर गुस्से से निकल गए। छवि ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मुरारी लाल की तरफ देखा तो वह बोला, अच्छे खासे बात कर रहे थे। तुषार बाबू का नाम सुनते ही भड़क उठे। कह रहे थे, हम किसी तुषार बाबू को नहीं जानते, ना ये जानते कि वे कहाँ रहते हैं।
छवि ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए सोचा, यह काम इतना आसान नहीं जितना आसान सोचकर वह आई थी। छवि को निराश दूर क्षितिज की तरफ देखते हुए मुरारी लाल बोला, निराश मत होइए मैडम जी, हमारा एक परिचित बमोरा गांव में रहता है, वहां चलकर देखते हैं वह क्या कहता है। छवि मुरारी लाल को कितना जानती थी, एक दिन पहले ही उससे बात की थी उसने। उसे बहुत बड़ा जोखिम लग रहा था उसके साथ अनजान जगह पर उसके दोस्त के यहाँ जाना, लेकिन यह सब पहले सोचना चाहिए था यहाँ आने से पहले। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मुरारी लाल की तरफ देखा तो वह उत्सुकता से उसके चेहरे को देख रहा था, उत्तर की प्रतीक्षा में। यहाँ तक आकर वापस मुड़ना अपनी हंसी उड़वाने जैसा था। हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया, मन को समझाया, लड़कियाँ आजकल सब तरह की नौकरियाँ कर रही हैं, जोखिम उठाती हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाती। भगवान का नाम लेती लेती वह मुरारी लाल के पीछे चल पड़ी। छवि ने जूते पहने हुए थे, एक बैग लाई थी, फिर भी ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों पर चलते हुए उसे परेशानी हो रही थी। गर्मी और धूप के कारण बुरा हाल था। मुरारी लाल ने छवि का बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा, बस थोड़ा सा चलना पड़ेगा मैडम जी, पास में ही है। मुरारी लाल के प्रोत्साहन के बावजूद छवि को रास्ता काफ़ी बड़ा लग रहा था। खेतों के बीच बनी एक झोपड़ी में पहुंच मुरारी लाल ने अपने दोस्त को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनते ही एक उसकी उम्र का बंदा 35-40 साल का झोपड़ी में से बाहर आया। मुरारी लाल को देखकर वह बहुत खुश हुआ और दोनों 15 मिनट तक वहीं खड़े अपनी भाषा में न जाने क्या क्या बात करते रहे। छवि का मन तो कर रहा था कि वहीं ज़मीन पर पसर जाए, लेकिन धैर्य के साथ उन दोनों दोस्तों की बात खत्म होने का इंतज़ार करती रही। 15 मिनट बाद मुरारी लाल का ध्यान उसकी तरफ गया और वह बोला, अरे मैडम जी, आप यहीं खड़ी हैं, चलिए भीतर चलिए, हमारे भाई जैसा ही है। अंदर झोपड़ी में एक औरत 2 बच्चों के साथ सो रही थी। बनवारी लाल ने चिल्लाते हुए उसे उठाया। वह औरत बड़बड़ाती हुई उठी और बच्चे भी शोर के कारण जाग गए। वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। छवि के लिए पहले ही स्थिति असहनीय हो रही थी। गर्मी, भूख, थकान और अब इतना शोर। उसे रोना आने लगा। वह कैसे कर पाएगी? बनवारी लाल और उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगे। मुरारी लाल छवि से झेंपते हुए बोला, इसकी बीवी थोड़ी झगड़ालू है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम अभी पता करते हैं तुषार बाबू के बारे में। छवि ने जल्दी से अपनी बोतल निकाल कर 2 घूंट पानी पिया, कहीं वह मुरारी लाल के सामने ही रो ना पड़े। आखिर दोनों पति पत्नी की बहस खत्म हुई, जिसका एक भी शब्द छवि की समझ नहीं आया। बनवारी लाल झोपड़ी से बाहर गया और 3-4 टमाटर तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने चूल्हे पर 4-5 रोटियां और टमाटर की चटनी बना मुरारी लाल और छवि को खाना खिलाया। खाना खाकर छवि को बड़ी राहत मिली। अब तक बच्चे भी फिर से सो गए थे। वे चारों बैठ बातें करने लगे। बनवारी और उसकी बीवी की बात मुरारी लाल हिंदी में छवि को बताता और जो छवि कहती वह उन दोनों को अपनी पहाड़ी भाषा में ट्रांसलेट कर बताता। कम्मो कह रही थी, उसे बड़ी खुशी हुई शहर से मैडम जी उसके घर आईं। आखिर बातों बातों में मुरारी लाल ने तुषार भटनागर के बारे में बनवारी से पूछा तो वह एकदम खामोश हो गया। इधर उधर देखते हुए उसने नाम में सिर हिला दिया। वह नहीं जानता मुरारी लाल किस बारे में बात कर रहा है। उसकी पत्नी कम्मो छवि को ध्यान से देखते हुए अपनी भाषा में बोली, क्यों जानना चाहती है ये उनके बारे में, क्या रिश्ता है? मुरारी लाल ने धीरे से हिंदी में छवि को बताया, कम्मो क्या पूछ रही है। छवि की समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्या रिश्ता बताए। वह खुद नहीं जानती थी कि तुषार के परिवार में कौन कौन था और गांव वाले कितना जानते हैं उसकी निजी जिंदगी के बारे में। उसके कुछ कहते ही झूठ पकड़ा ना जाए। उसे खामोश और परेशान देख कम्मो एकदम से बोली, तू जनैनी वह जबै। छवि ने बिना समझे हाँ में सिर हिला दिया। कम्मो उचकते हुए उसके पास आ गई और बलाए लेते हुए न जाने क्या क्या बोलने लगी। बनवारी भी उसे आश्चर्य से देखने लगा। छवि को उन दोनों की इस प्रतिक्रिया से कुछ अजीब लगा। वह मुरारी लाल की तरफ देखने लगी तो उसने बालों में उंगली फेरते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ नजरें फेर लीं। कम्मो फिर हल्के गुस्से से उसकी मांग, गले, हाथ और पैरों की तरफ इशारा करने लगी। छवि आश्चर्य से मुरारी लाल की तरफ देखते हुए बोली, यह क्या कह रही है?
मुरारी लाल बोला, मैडम जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, अपने आप को तुषार बाबू की बीवी बताकर। अब सब तुषार बाबू का पता बड़े आराम से देंगे। भाभी गुस्सा कर रही हैं, आपने मांग नहीं भरी और हाथ गले भी सूने हैं, पैरों में बिछिया भी नहीं पहनी। छवि यह सुनकर शर्म और गुस्से से लाल हो गई। शर्म इस बात की कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई, और गुस्सा मुरारी लाल पर इस बात का, जब समझ गया है तो गलतफहमी दूर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। मुरारी लाल दांत दिखाते हुए खुश हो रहा था। छवि ने मुरारी लाल से गुस्से में कहा, उन्हें समझाते क्यों नहीं हो, यह लोग गलत सोच रहे हैं। वह बोला, बाद में समझा देंगे, पहले पता तो चलने दो तुषार बाबू का पता, वरना यहाँ कोई नहीं बताने वाला। छवि असहज हो रही थी। वह कमों को इशारे और बोलकर समझाने लगी कि वह तुषार की पत्नी नहीं है, वह अभी अविवाहित है। लेकिन कम्मो अपना राग अलापती रही। फिर भगवान की मूर्ति के सामने रखी सिंदूरदानी में से थोड़ा सिंदूर निकालकर छवि की मांग में भर दिया। छवि हतप्रत रह गई। वह गुस्से से मुरारी लाल की तरफ देखने लगी। वह घबराए स्वर में बोला, भाभी को लग रहा है आप गुस्से में हो, इसलिए सुहाग की निशानी धारण नहीं करती हो। तुषार बाबू इतने सालों से आपसे अलग रह रहे हैं। वे कह रही हैं, पत्नी को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। पति कहीं भी रहे, उसकी सलामती के लिए पत्नी का यह सब पहनना ज़रूरी है। मेरे कहने से भी अब मैं मानने वाली नहीं है। और वह उठकर बनबारी के साथ बाहर चला गया। कमो ने फिर कुछ कांच की चूड़ी अपने बॉक्स में से निकाली और छवि के हाथ में पहना दी। फिर गले और पैर की तरफ इशारा कर इनकार में सिर हिलाने लगी। शायद उसके पास छवि को पहनाने के लिए गले और पैरों के लिए कुछ नहीं था। फिर एक लाल दुपट्टा सा निकाल उसके सिर पर डाल उसे खींचकर भगवान की मूर्ति के पास ले गई और हाथ जोड़ने को कहा। छवि ने जैसे ही हाथ जोड़े, वह नम आँखों से उसके गले लग गई। इतने में मुरारी लाल अंदर आ गया। कम्मो उससे बोलने लगी। मुरारी लाल ने छवि को बताया, भाभी कह रही हैं, बेचारे तुषार बाबू अकेले रहते हैं, रात दिन गांव वालों की सेवा में लगे रहते हैं। अब उनकी पत्नी आ गई है, वह उनके साथ रहेगी, कितना अच्छा हो जाएगा। उनकी कितनी प्यारी पत्नी है, लेकिन गुस्से वाली है। ऐसा गुस्सा सुहाग की निशानी पहननी छोड़ दी। शहर की लड़कियां संस्कार कहाँ मानती हैं। छवि को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहती, मुरारी लाल तुरंत आगे बोला, बनवारी ने बताया है इन दिनों तुषार बाबू यहाँ से थोड़ा आगे प्रतोष गांव है, वहाँ ठहरे हुए हैं, पुनिया में नहीं हैं। एक हफ्ते पहले हुई जबरदस्त बारिश के कारण पुल ढह गया है और कच्चा रास्ता पत्थरों से अटा पड़ा है। वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता नदी से नौका में जाना पड़ेगा। छवि यह सुनकर खामोश हो गई। झूठ के कारण ही सही, तुषार भटनागर का पता तो चला। वहाँ पहुँचकर तुषार से बात कर लेगी और यहाँ बनबारी से बोला गया झूठ यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब छवि निश्चिंत होकर फर्श पर पड़ी दरी पर लेट गई। बनबारी और मुरारी लाल यह कहकर हमें जाने का इंतजाम करना है, बाहर चले गए। छवि को लगा शहर की तरह नियत समय पर नौका चलती होगी, सार्वजनिक तौर पर। अब जो चलने वाली होगी उसके समय पर वे दोनों तट पर पहुंच प्रतोष चले जाएंगे। लेकिन यह उसने सोचा नहीं था। बनबारी अपनी नौका से उन दोनों को प्रतोष छोड़ने जाएगा। वह नहीं चाहती थी बनबारी उनके साथ जाए, लेकिन क्या करती। उसने मुरारी लाल से कहा, मुरारी भैया, अपने दोस्त से कहो वहाँ किसी से ना कहे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मुरारी लाल ने जब यह बात बनबारी से कही तो वह मन ही मन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। छवि असहज हो रही थी, लेकिन क्या करती। नौका का सफ़र अद्भुत रहा। हल्की हल्की ठंडी हवा सुकून दे रही थी। 1 डेढ़ घंटे बाद वे तीनों प्रतोष पहुँचे। शाम ढल गई थी। छवि को चिंता होने लगी, रहेंगे कहाँ, तुषार के सामने क्या बोलेगी। अनुभवहीन तो वह थी ही, योजनाबद्ध तरीके से काम करना भी नहीं आता था। उसे घबराहट हो रही थी कि वह क्या करेगी, लेकिन फिर लगा भगवान ने अब तक साथ दिया है तो आगे भी साथ देगा। नौका को एक तरफ ले जाकर बनबारी नदी में कूद गया और नौका को खींचकर नदी किनारे लगा दी। मुरारी लाल ने हाथ पकड़ छवि को उतारा और बनबारी ने नौका को पेड़ से बांध दिया। उसको साथ आता देख छवि मुरारी से बोली, अपने दोस्त को कहो वे चले जाएं, आगे का सफ़र हम खुद कर लेंगे। कमो उनका इंतज़ार कर रही होगी।
बेकार गुस्सा होगी। मुरारी ने जब ये बात बनवारी को कही तो वह बोला, नहीं कोई बात नहीं, अगर तुषार बाबू से मिले बिना गया तो कम्मो ज़्यादा नाराज़ होगी। हम पर उनके बहुत एहसान है। पिछली बार फसल चौपट हो गई थी तो सरकारी मुआवजा दिलवाने में मदद की थी, वरना सारा पैसा साहूकार हड़प जाता और हमें कर्ज में डुबो देता। और बनवारी आगे आगे चलने लगा। छवि के मन में तुषार के लिए जिज्ञासा का भाव उमड़ रहा था। न जाने कैसा बंदा होगा जो गांव वाले उसकी इतनी इज्जत करते हैं। वे तीनों कुछ कदम ही बढ़े थे कि दो आदमी आते नजर आए। बनवारी रोककर उनसे पूछने लगा तुषार के बारे में, तो उन्होंने एक दिशा में इशारा किया। फिर छवि और मुरारी लाल को देख बनवारी को गुस्से से देखने लगा। बनवारी ने हाथ जोड़ते हुए छवि की तरफ इशारा कर जनैनी कहा। वे दोनों तुरंत हाथ जोड़ छवि के आगे झुके। छवि सकपका गई। उसे समझ आ गया उसके ना चाहते हुए रायता फैल चुका है। वे दोनों पलटे और जहाँ से आए थे फिर उसी दिशा में भाग गए। वे तीनों उन दोनों की बताई दिशा में बढ़ने लगे। ऊंची ऊंची घास को पार कर खुले मैदान में आ गए। मैदान के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ झोपड़ियाँ। उन दोनों ने उन झोपड़ियों की तरफ इशारा किया। इनमें से एक झोपड़ी में तुषार रहते हैं। वे तीनों उन झोपड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सूरज डूबने की तैयारी में था और झोपड़ियों में से उठता धुआं रहस्यमय दृश्य उत्पन्न कर रहा था। छवि की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तुषार सामने आ गया तो वह क्या कहेगी? कहना क्या है, बस पूछ लेगी वह क्या चाहता है, हमेशा गांव में रहना या फिर शहर वापस जाना चाहता है। अगर उसने कहा वह गांव में ही रहना चाहता है तो उसे समझाएगी उसे शहर चलना चाहिए। उसका दोस्त उसे याद करता है और बहुत दुखी है। अगर मान गया तो अगले दिन ही तीनों शहर के लिए निकल जाएंगे, और अगर नहीं माना तो वह एक दो दिन और रुककर उससे उन कागजात पर दस्तखत करवा लेगी। नकुल को लगना चाहिए उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वह दस्तखत तक करवा सकी। 7 लाख का सवाल है, नकुल को यह नहीं लगना चाहिए उसने बिना मेहनत के ऐसे ही इतने पैसे पकड़ा दिए। कहाँ तो वह सोच रही थी 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाएगा, और कहाँ सब कुछ 2-3 दिन में हो जाएगा। समय से दादी का इलाज भी हो जाएगा। अपने ख्यालों में खोई आगे बढ़ रही थी कि वे तीनों गांव में प्रवेश कर गए। कुछ आदमी वहां खड़े मिले। उनमें से दोनों भी थे जिनसे उन्होंने रास्ता पूछा था। सारे के सारे छवि को उत्सुकता से देख रहे थे। छवि ने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी। इतने सारे दोस्तों को घूरता देख वह सकपका गई। उसने नज़र झुका ली। वे सब आपस में फुसफुसाने लगे। छवि ने धीरे से नज़रें उठाकर उन लोगों की तरफ देखा तो पाया उन सबकी आंखों में उसके लिए प्रेम और आदर था। वो समझ रही थी यह वह उसके लिए उसके मन में तुषार के कारण थे। भगवान, अब तुषार की क्या प्रतिक्रिया होगी? सब आगे चलने लगे। बनवारी उनके साथ चलता हुआ बहुत उत्साहित बातें करता चला जा रहा था, लेकिन मुरारी लाल और छवि खामोश आगे बढ़ रहे थे। एक झोपड़ी के आगे जाकर मुरारी लाल से उन लोगों ने जो कहा उसे बताया कि तुषार बाबू की कुटिया है। आजकल वे यहीं रह रहे हैं। वे सब हमें यहाँ उनका इंतज़ार करने के लिए कह रहे थे। छवि ने हाँ में सिर हिलाया तो वे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। छवि अंदर चली गई। कुटिया अच्छी बड़ी और साफ सुथरी थी। 2 कमरे थे। एक तरफ स्टोव और कुछ बर्तन रखे थे। कमरे में एक तख्त पड़ा था। छवि उस पर बैठ गई। मुरारी लाल पास में पड़े मूढ़े पर बैठ गया। छवि ने घबराई आवाज़ में मुरारी लाल से कहा, अब क्या करेंगे? तुषार भटनागर को पता चलेगा हम झूठ बोलकर उस तक पहुँचे हैं तो वह बहुत गुस्सा होगा, और गांव वालों को हकीकत बता दी तो भी हमें मारने लगेंगे और गांव से खदेड़ देंगे। मुरारी लाल बोला, मुझे भी यही सोचकर दहशत हो रही है। गांव वाले सच जानते ही गुस्से से पागल हो जाएंगे। वे झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी 2 औरतें कुछ खाने का सामान लेकर आईं और बड़े प्यार से छवि के सिर पर हाथ रखकर खाने का आग्रह करने लगीं। छवि और मुरारी लाल ने चुपचाप उन्होंने जो दिया खा लिया। छवि वहीं तख्त पर लेट गई और उसकी नींद लग गई। छवि गहरी नींद में थी कि उसे लगा कोई उसके कंधे झकझोर रहा है। वह हड़बड़ाहट में उठी तो देखा उसके सामने एक लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट बंदा धोती पहने खड़ा था। उसके बाल आदमियों के हिसाब से लंबे थे, कंधे तक आ रहे थे। उसका चेहरा तना हुआ और आंखों में गुस्सा था। वह चीखा नहीं, लेकिन उसका स्वर सख्त ऐसा कि हवा को भी जमा दे। वह बोल रहा था,
कौन हो तुम? झूठ क्यों बोल रही हो सबसे? छवि नींद में होने के कारण उस स्थिति को तुरंत समझ नहीं पाई। दूसरे उसकी आवाज़ सुन पड़ गई। आंखें फाड़े उसे देखती रही। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह लगभग चिल्लाते हुए उसके कंधे झकझोरते हुए बोला, किसने भेजा है तुम्हें? पत्नी होने का झूठ बोल इन मासूमों से मेरा पता लिया। क्या चाहती हो? गुस्से में उसके दांत भींच रहे थे। छवि हकलाते हुए बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। वह एक गलत फहमी थी। मैं उनकी भाषा नहीं जानती हूँ, इसलिए गलत फहमी हो गई। तुषार के चेहरे पर व्यंग था। भोलेपन और मासूमियत का अच्छा दिखावा कर लेती हो। जल्दी बोलो, क्या काम है मुझसे? और खबरदार, किसी और को पता चला मेरे बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी धमकी भरी चेतावनी से छवि कांपने लगी। मुरारी लाल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह तख्त पर बैठी थी और वह चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा था। वह थोड़ा सा तख्त पर खिसक गई और उसके एकदम सामने से निकल खड़ी हो गई। अभी भी वह उसके कंधे तक ही आ रही थी। वह घबराहट भरी आवाज़ में बोली, मुझे नकुल वर्मा सर ने भेजा है आपको ढूंढने के लिए। वे आपके दोस्त हैं। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। वह गुर्राया, अब क्या चाहता है वह? क्यों भेजा है उसने? और तुम उसका मोहरा बन चली आईं? बदले में क्या देगा? ढेर सारा पैसा? पैसे के लिए कुछ भी करोगी? कितना भी गिर जाओगी? छवि सोचने लगी है, भगवान, नकुल वर्मा से इतनी नफरत करता है और मेरे लिए कितना गलत सोच रहा है। वैसे गलत भी क्या सोच रहा है? पैसे के लिए ही तो इतनी दूर अपनी जान जोखिम में डालकर आई हूँ। कितनी गिर गई हूँ कि झूठ बोला, एक अजनबी को पति बताया, उसका पता पूछने के लिए, उसके नाम का सिंदूर लगा लिया। वह कुटिलता के साथ हंसा और बोला, गांव वालों को धोखा देने के लिए मांग में सिंदूर भर लिया। इन रिवाजों का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिनके लिए है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आई? छवि को अब गुस्सा आने लगा। बिना सारी बात जाने उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पैसा उसे अपने दादी के इलाज के लिए चाहिए था, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। उसने कोई झूठ नहीं बोला। भाषा का ज्ञान ना होने के कारण गलतफहमी हुई है। और सिंदूर उसने नहीं लगाया, कम्मों ने अपनी मासूमियत में उसे लगा दिया। लेकिन इस जंगली को कुछ समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये नहीं समझेगा। वह थोड़ा तनकर खड़ी हो गई और बोली, आप मुझे जज मत करिए। मुझे नकुल वर्मा ने यह पता करने भेजा है कि आप शहर वापस आना चाहते हैं कि नहीं। यह सुनते ही वह भड़क उठा। उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगीं। वह गुस्से से बोला, वह वर्मा कौन होता है यह सब जानने वाला? निकलो तुम यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना। आस पास कहीं नज़र भी नहीं आनी चाहिए। छवि डर गई। इतने गुस्से में उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा था। मुरारी लाल भी पता नहीं कहाँ चला गया था। वह दरवाज़ा खोल बाहर आई तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। छवि झोपड़ी से सटकर खड़ी हो गई, जिससे कम भीगे। बारिश के कारण चारों तरफ अंधेरा था। वह कहाँ रहेगी, उसे चिंता होने लगी। मुरारी लाल पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं अपने परिवार से मिलने अपने गांव तो नहीं चला गया। यह सोचकर कि उसका काम हो गया तुषार से मिलवाकर, वह बहुत अकेला और खोया हुआ महसूस कर रही थी। तभी तुषार बाहर आया और कुछ नर्म स्वर में बोला, अंदर आ जाओ, इतनी बारिश में बाहर खड़ी रहोगी तो भीग जाओगी। छवि के चेहरे पर पानी की बौछारें पड़ रही थीं, जिससे उसके आंसू छुप गए। वह चुपचाप अंदर आ गई। उसकी हिम्मत नज़रें उठाकर तुषार की तरफ देखने की नहीं हो रही थी। आंखों में लाल डोरे देख वह समझ जाएगा वह बात बात पर आंसू बहाने वालों में से है। वह चुपचाप तख्त पर बैठ गई। तुषार वहाँ पड़े मूड़े पर बैठ गया। फिर वह बोला, ठीक है, मुझे तुम्हें जज करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम प्रमोशन पाने के लिए या कोई और फेवर पाने के लिए इतनी दूर निकल आईं, नकुल को खुश करने के लिए। लेकिन तुम सबको ये अधिकार किसने दिया, एक बंदे की निजी ज़िंदगी में ताक झाँक करने या दखल देने का? वह जब सब कुछ छोड़कर यहाँ शांति से जी रहा है, तो तुम सब क्यों उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो? पहले उस पत्रकार को भेजा, अब तुम्हें। छवि बोली, नकुल सर आपके दोस्त हैं, उन्हें आपकी चिंता है इसलिए पूछ रहे हैं आपके बारे में। वह गुस्से में फुफकारने वाले अंदाज में बोलने वाला था, लेकिन छवि का सहमा हुआ चेहरा देख कुछ मुलायम स्वर में बोला, उसे इतनी फिक्र थी तो वह क्यों नहीं आया? अलग अलग लोगों को भेज रहा है। तुम कुछ नहीं जानती, केवल एक मोहरा हो। मैंने नाहक तुम पर गुस्सा कर दिया।
कुछ खाना है? वह नाव में सिर हिलाते हुए बोली। 2 औरतें आई थीं, खाना खिला गई थीं। वह घड़े में से पानी निकालते हुए बोला, सब तुम्हें मेरी पत्नी समझकर बहुत प्रेम और मान दे रहे हैं, और अगर उन्हें पता चला तुम झूठ बोल रही हो तो पत्थर मारकर तुम्हें गांव से तुरंत खदेड़ देंगे। सुनकर छवि सिहर गई। वह उसकी तरफ देख आश्चर्य से बोला, तुम आजकल की लड़कियों की तरह रफ एंड टफ तो नज़र नहीं आ रही हो, बल्कि अनुभवहीन और कोमल दिख रही हो। तुम्हें क्या बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था जंगलों और गाँव में क्या परेशानी आ सकती है? वह बोली, मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मुझे चैलेंज लेना अच्छा लगता है। वह फीकी हंसी हंसते हुए बोला, सही सलामत वापस पहुंच जाओ तो भगवान का शुक्र मनाना। वह समझ गई थी इस समय वह उसकी हंसी उड़ा रहा है। उसकी नज़र में वह एक बेवकूफ़ नादान लड़की थी। उसे अगर दादी के लिए पैसे की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं होती तो वह कभी इस तरह का जोखिम भरा काम नहीं करती। वह खामोशी तोड़ने के लिहाज से बोली, मेरा यहाँ आना इतना अजीब क्या है? आप भी तो 5-6 साल पहले शहर से यहाँ आए थे। क्यों आए थे आप? वह उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे बॉस ने नहीं बताया? अच्छा, उसने तो भेजा ही इसलिए है कि मेरी मन की बात जान सको। तो भोली बन तुम अपना ही काम कर रही हो। उसकी नज़रों में हिकारत थी। छवि तुरंत खड़े होते हुए बोली, लगता है बारिश रुक गई है, मुझे चलना चाहिए। वो एकदम से खड़ा हो गया और बोला, कहाँ जाओगी इतनी रात को? छवि दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, आपसे मतलब? वह कड़क आवाज़ में बोला, यहाँ आना तुम्हारी मर्जी हो सकती थी, लेकिन यहाँ से तुम कहाँ जाओगी इससे मुझे मतलब है। उसने मुड़कर आश्चर्य से तुषार की तरफ देखा तो वह बोला, मेरी पत्नी रात को गांव में खेतों में घूमेगी फिरेगी तो गांव वाले मुझ पर थू थू करेंगे। अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा तो तुम पर। बोलो क्या चाहती हैं? छवि ने इस तरह से तो सोचा नहीं था, किस मुसीबत में फंस गई। वह वापस तख्त पर जाकर बैठ गई। वह खड़ा खड़ा ही बोला, जिस काम के लिए आई हो वह तो होगा नहीं। कल सुबह पाँव फटते ही अपना बैग उठाकर यहाँ से रवाना हो जाना। वह मुंह लटकाकर निराश बैठ गई। वह इतनी दूर आई और तुषार से मिल भी ली, लेकिन उसके साइन लिए बिना जाएगी तो जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। वह 1-2 दिन रुकने की कोशिश करेगी और उसके मन की बात जानकर साइन लेकर ही जाएगी। आखिर पैसे तो चाहिए ही, लेकिन फ़िलहाल तो दूसरी विकट समस्या उसके सामने मुँह भाए खड़ी थी। रात को तुषार की झोपड़ी में रात बितानी पड़ेगी। उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो वह क्या करेगी? शोर मचाएगी तो लोग उस पर ही हंसेंगे। इतने सालों बाद पति के पास आई है और रात को उसके छूने पर शोर मचा रही है। वह यह सोचकर पसीना पसीना हो गई। तुषार उसको ध्यान से देख रहा होगा। एकदम से बोला, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? मौसम तो सुहावना हो गया है बारिश के कारण। वह झेपते हुए बोली, थोड़ी उमस तो बढ़ ही गई है। तुषार कंधे उचकाते हुए बोला, लगता है प्रकृति से दूरी बनाकर रखती हो। प्राकृतिक वातावरण रास नहीं आता। बहुत धीरे से फुसफुसाकर रह गई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मुरारीलाल कुटिया में आया और उससे बोला, मैडम जी, बारिश कुछ थमसी गई है। इस गांव में मेरा एक रिश्तेदार मिल गया है। अगर आपकी तुषार बाबू से बात हो गई हो तो चलिए हम वहाँ ठहर जाते हैं और सुबह निकल जाएंगे। छवि कुछ कह पाती इससे पहले ही तुषार का कठोर स्वर सुनाई दिया, तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक जाओ। रात को मेरी पत्नी यहीं मेरी कुटिया में रहेगी। इतने सालों बाद पति से मिलने आई है। हाँ, सुबह ही निकल जाना तुम दोनों। तुषार की आवाज़ सुन मुरारी लाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने एक नज़र छवि पर डाली, फिर जी जी करता हुआ कुटिया से खिसक लिया। छवि धीरे से खड़ी होते हुए बोली, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। मैं मुरारी लाल के रिश्तेदार के यहाँ रुक जाती हूँ। वह कड़क आवाज़ में बोला, यह सब तुम्हें झूठ फैलाने से पहले सोचना चाहिए था। तुम चली जाओगी और मैं यहाँ सबकी नज़रों में गिर जाऊँगा। कैसा पति है, पत्नी एक रात भी उसके साथ रुकना नहीं चाहती। वह मन महसूस कर चुपचाप बैठ गई। तुषार हंसने लगा। छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हंसने के कारण उसके मुख पर कोमलता आ गई थी। वह दिखने में निसंदेह अच्छा था, लेकिन अब वह ज़्यादा अच्छा इंसान लग रहा था। छवि को हैरान देखकर वह बोला, तुम तो ऐसे काँप रही हो जैसे बलि से पहले बकरा घबराता है। तुम्हें क्या लग रहा है दरवाज़ा बंद होते ही मैं तुम पर झपट पड़ूंगा? निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
तुम आराम से सो जाओ, मैं अपने पति होने का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। छवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह फिर हँसने लगा। छवि की हिम्मत उसकी तरफ देखने की नहीं हुई। वह स्वयं ही बोला, निस्संदेह तुम सुंदर हो और शर्माती हो तो और भी सुंदर लगती हो। छवि ने झटके से उसकी तरफ देखा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वह अब गंभीर था और एकटक उसे देख रहा था। छवि हड़बड़ाकर उठ गई और बोली, कहाँ सोना है मुझे? वह बोला, तुम यहीं तख्त पर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। छवि वहीं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे तुषार से बात करनी होगी, लेकिन सुबह वह धक्के देकर कुटिया और गांव से बाहर निकाल देगा अगर वह पाँव फटते ही 1 घंटे से अधिक रुक गई। तुषार अपनी चलाने वालों में से है, किसी की सुनना उसके शान के खिलाफ है। अगर वह गांव वालों से मिल पाती तो जान पाती तुषार यहाँ क्या करता है। इससे अंदाज़ा हो जाता वह बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारना चाहता है क्या। हो सकता है किसी लड़की को भी पसंद करने लगा हो, और अगर ऐसा हुआ तो छवि का झूठ उसके लिए भारी पड़ जाएगा। नकुल ने उसे जो कागजात दिए थे, अगर तुषार वापस नहीं आना चाहता तो उन पर उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। कागजात एक लिफाफे में सील बंद हैं। उसे नहीं पता उसमें क्या लिखा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बाहर बिजली कड़कने और बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब उसके सिर पर हो रहा है। बस एक छप्पर था उसके ऊपर। अब जोर से बादल गरजते तो झोपड़ी कांप सी जाती। छवि को डर लगने लगा, कहीं झोपड़ी ढह ना जाए। बाढ़ के कई दृश्य उसने टीवी पर समाचार में देखे थे, कैसे जोर का सैलाब आता था और सब कुछ बहा ले जाता था। उसे तो तैरना भी नहीं आता। तभी झोपड़ी के बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह घबरा गई। दूसरे कमरे से तुषार आंख मसलते हुए आया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। तेज बारिश में कई आदमी खड़े थे और चिंतित स्वर में बोल रहे थे। बारिश के कारण पानी का बहाव इतना बढ़ गया था, पानी खेतों की तरफ जाने लगा था। तुषार तुरंत उन लोगों के साथ जाने लगा। फिर छवि की तरफ देखते हुए बोला, गांव वालों के साथ जा रहा हूँ। कांता ताई को बोल जाता हूँ, तुम्हारे पास आकर सो जाएंगी। और वह छवि का उत्तर सुने बिना ही चला गया। छवि ने बाहर झांक कर देखा। बहुत भयानक मंजर था। घूप अंधेरा, तेज बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, सब जगह पानी पानी। झोपड़ी थोड़ी ऊंचाई पर बनी थी, इसलिए पानी अंदर नहीं आया था। वह तख्त पर बैठ सोच रही थी, इतने खराब मौसम में तुषार कैसे बेबाक गांव वालों की मदद करने निकल गया। उस पर इतना विश्वास बैठ गया था गांव वालों का, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उसके पास चले आए। तुषार बहुत दृढ़ निश्चयी और विश्वसनीय होगा, तभी लोगों के मन में उसके लिए इतना प्रेम और आदर है। तभी एक बुजुर्ग औरत झोपड़ी में आ गई। छवि की बलाएं लेते हुए मुस्कुराकर कुछ कुछ बोलने लगी। छवि को कुछ समझ नहीं आया और हाँ में सिर हिलाकर लेट गई। सुबह उसकी आंख खुली तो बाहर देखा, बारिश अभी भी हो रही थी। रात वाली तीव्रता नहीं थी, लेकिन बाहर पानी पानी था। उसे शौचालय जाना था, यहाँ कैसे हो पाएगा। तभी तुषार दूसरे कमरे से निकलते हुए बोला, क्या गहरी नींद सोती हो? बाहर इतनी तेज आंधी तूफान और तुम्हें होश नहीं। छवि को सचमुच बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसे नहीं पता तुषार कब आया, जबकि दरवाज़ा इसी कमरे में था। वह बोला, कांता ताई बल्कि सोई नहीं, मेरे आते ही दरवाज़ा खोल चली गई। शायद कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। छवि का चेहरा फिर लाल हो गया। गांव वाले न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। वह हंसते हुए बोला, वैसे तो ऐसे ज़बरदस्त मिशन पर निकली हो जैसे कितनी बड़ी योद्धा हो, और बात बात पर किसी टीनेजर्स की तरह शर्मा जाती हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? वह झेपते हुए बोली, 24 साल। उसे परेशान देख तुषार बोला, फ्रेश होने जाना है तो सामने शौचालय है। हमें इतना पिछड़ा मत समझना कि लोटा लेकर खेतों में जाते होंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने स्वयं शौचालय बनाए हैं। तुषार की आवाज़ और चेहरे पर गर्व था। छवि को लगा, जब इंसान अपने बलबूते पर कुछ हासिल करता है तो कितनी आत्मसंतुष्टि महसूस करता है। तुषार गांव में रहकर गांव वालों के साथ हिलमिल गया है, उनकी उन्नति के लिए काम करता है। हो सकता है आया ही गांव इसलिए हो कि उसके मन में जन कल्याण की भावना हो। लेकिन जन कल्याण तो शहर में रहकर भी कर सकता था। वहाँ भी बहुत से वर्ग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। पैसा कहाँ से आता होगा। खैर, अभी तो उसका बाथरूम जाना ज़्यादा आवश्यक है।
उसने बैग से अपने कपड़े निकाले और झोपड़ी के बाहर पत्थर टापती हुई थोड़ी दूर पर बने शौचालय चली गई। नहा धोकर छवि को बड़ी राहत महसूस हुई। तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसने दुपट्टे वाला सलवार कुर्ता पहना था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन सुबह के सुहाने मौसम में ठंडी हवा और हल्की फुहारों से बड़ा आनंद आ रहा था। वह धीरे धीरे पत्थरों पर पैर जमाते आसपास के नज़ारों को देखती आराम से तुषार की झोपड़ी तक पहुंची। आसपास के लोग अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर निकल बारिश के कारण क्या क्षति पहुंची उसका अवलोकन कर रहे थे। पुरुष और स्त्री हाथ जोड़कर दूर से ही उसको नमस्कार कर रहे थे। उन लोगों के इस सम्मान से वह झेप जाती। झोपड़ी में पहुंची तो तुषार झाड़ू लगा रहा था। उसे कुछ पल देखता रहा, फिर उसके निकट पहुंच उसके बालों में अटकी पानी की बूंदों को अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, तुम वाकई बहुत सुंदर हो और इस समय तो बारिश के बाद नहाई हुई धरती की तरह बेहद मोहक लग रही हो। तुम अगर इतना मौका परस्त और झूठी नहीं होती तो शायद मुझे तुमसे इश्क हो जाता। मौसम की खुमारी और तुषार की आंखों में प्रशंसा देख उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, लेकिन तुषार के आखिरी वाक्य ने उसे धरातल पर लाकर पटक दिया। छवि गुस्से से बोली, आप मेरे बारे में जानते क्या हैं जो हर बार झूठी कहते हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है। मैं बस उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। वह गुर्राते हुए बोला, किसी की प्राइवेट लाइफ में ताका झांकी करना तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट है? अरे काम हाथ में लेने से पहले ये तो देख लेना चाहिए था कि वह काम कितना सही है। छवि बोली, और आप तो बहुत सही हैं ना। दोस्तों परिवार को शहर में छोड़कर यहाँ बस गए हैं। आखिर वे लोग यही जानना चाहते कि आपकी भविष्य को लेकर प्लानिंग क्या है। इतनी जिद किस? उसने गुस्से में लपक कर उसकी कुर्ती का गला पकड़ लिया। छवि समझ गई गुस्से में वह ये भूल गया है कि वह एक स्त्री से बात कर रहा है। पुरुष होता तो उसका कॉलर उसके हाथ में आ जाता। वह चिल्लाते हुए बोला, अगर मैं अपने विचार अपने तक रखना चाहता हूँ तो क्या मैं जिद्दी हो गया? और तुम बार बार किसी न किसी बहाने से ये जानने की कोशिश कर रही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो तुम भली हो। निकलो यहाँ से इसी वक्त। तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तुम्हें 2 घंटे पहले ही निकल जाना चाहिए था। वह उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले जाने लगा कि मुरारी लाल हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उन दोनों के बीच के तनाव से अनबेग वह अपनी बात बोलने लगा। मैडम जी, नदी के इस तरफ जो मैदान था वह पानी से भर गया है। नदी का बहाव भी इतना तेज है, हमारी छोटी सी नौका तो कहीं ठहरेगी नहीं। बनवारी हमारी जान के पीछे पड़ा है। कह रहा है हमारे कारण वह 3-4 दिन के लिए यहाँ फंस गया है। उसकी बीवी बच्चे वहाँ अकेले हैं। छवि उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। तुषार ने अब तक उसकी कुर्ती छोड़ दी थी और गुस्से में पलटकर दूसरे कमरे में चला गया। मुरारी लाल अब भी झींक रहा था, मैडम जी, हम भी पता नहीं कितने दिनों के लिए यहाँ फंस गए हैं। छवि की समझ नहीं आ रहा था यह चिंता का विषय है या प्रसन्नता का। बनवारी की पत्नी ऐसे मौके पर वहाँ अकेले परेशान हो रही होगी। मुरारी लाल के परिवार के बारे में वह कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जहाँ तक उसका सवाल था शायद नियति उसकी मदद कर रही थी उसका मकसद पूरा करने में। 3-4 दिन यहाँ रहना तुषार को अच्छा तो नहीं लगेगा और वह अपनी खिन्नता प्रकट भी करता रहेगा, लेकिन इतने समय में उसकी शराफत का अंदाज़ा छवि को लग गया था। शायद इन 3-4 दिन में किसी क्षण अपने इरादे बता दे और कागजात पर साइन करने के लिए भी तैयार हो जाए। बस दादी का इलाज हो जाए और कुछ नहीं चाहिए उसे। वह मुरारी से बोली, मुरारी भैया क्या कर सकते हैं। आप पेंशन रखो और हो सकता है पानी 1-2 दिन में उतर जाए और हम जा सकें। मुरारी ने नाव में सिर हिलाते हुए कहा, गांव वाले बात कर रहे हैं, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। खैर मैडम जी, आपने कुछ खाया? छवि ने कहा, नहीं। सामने एक लकड़ी की टेबल पर एक स्टोव और कुछ बर्तन रखे थे। 3-4 डिब्बे भी थे। खाना खुद बनाता है या किसी गांव वाले के यहाँ जाकर खा लेता है। छवि को तुषार के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। वह कोई साधारण इंसान तो हो नहीं सकता। पुराने परिवेश को छोड़कर आना और नए में इतने अच्छे से बस जाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पहली बात तो तुषार शहर छोड़कर ही क्यों आया है? ऐसी क्या मजबूरी है? शादीशुदा था क्या, या यहाँ किसी लड़की को पसंद करने लगा है और इसीलिए यहीं बसना चाहता है?
नकुल ने ऐसी कोई जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन छवि को उसके बारे में यह सब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी बनवारी आ गया। उसके हाथ में कुछ अमरूद और केले थे। वह छवि को देते हुए इशारे में बोला, खा लो। केला छीलकर छवि खाने लगी और मुरारी लाल से बोली, अपने दोस्त को कहो मुझे बड़ा अफसोस है। मेरे कारण वह यहाँ फंस गया है। उसके 3-4 दिन बर्बाद हो गए। मुरारी लाल से सुनकर यह बात वह बोला, नहीं मैडम जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्मो सब संभाल लेगी। 4-5 दिन यहाँ पड़े भी रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मुरारी लाल ने मुंह बनाते हुए बनवारी की बात ट्रांसलेट करके छवि को बताई। फिर बोला, यहाँ गांव में समय की किसी को कहाँ परवाह है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कुछ दिन इधर उधर हो जाएं तो। मुरारी लाल अपने आप को शहरी समझने लगा था, लेकिन छवि को लगा वक्त की तलवार सिर पर लटकाकर शहरी भी क्या खास उखाड़ लेते हैं। खुद भी बेचैन रहते हैं और आसपास वालों को भी हैरान करते हैं। बनवारी को देखा, दरवाजे के पास खड़ा बूंदाबांदी को मुंह पर महसूस कर भरपूर नज़रों से वातावरण को निहार रहा था। चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। जहाँ जाओ वहीं के सौंदर्य में खो जाओ, लेकिन आते कहाँ जाती हैं। वह मुरारी लाल से बोली, बनवारी से पूछकर बताओ, तुषार बाबू क्या जब से शहर से आए हैं यहीं रहते हैं क्या। बनवारी ने बताया, नहीं, तुषार बाबू जगह बदलते रहते हैं। जिस गांव को उनकी आवश्यकता महसूस होती है वहाँ के लोग उन्हें बुला ले जाते हैं। एक झोपड़ी उनके लिए बनवा देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ शौचालय और स्वच्छ पानी के इस्तेमाल, स्वच्छता आदि बातें लोगों को सिखा देते हैं। यहाँ रहते हुए उन्हें 7-8 महीने हो गए हैं। बरसात के बाद शायद कहीं और चले जाएं। छवि को आश्चर्य हो रहा था, कोई ऐसे जीवन का चुनाव कैसे कर सकता है, बंजारे की तरह। कहीं टिककर नहीं रहेगा तो घर कैसे बसाएगा। तभी तुषार आंख मसलता हुआ अंदर से आया। लगता है फिर आंख लग गई होगी, रात को सोया नहीं था। फल देख खाने लगा, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो बहाना मिल गया 4-5 दिन और रोकने का। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, कुछ मालूम नहीं चलेगा। छवि अमरूद खाते हुए सोच रही थी, देखते हैं। तुषार मुरारी लाल से सख्त आवाज़ में बोला, अगर मुझे पता चला तुम यहाँ किसी से मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुरारी लाल जी कहते हुए बनवारी को ले वहाँ से खिसक गया। फिर छवि की तरफ कुटिल मुस्कान से देखते हुए बोला, तुम तो किसी से बात कर नहीं सकती। तुम्हें यहाँ के लोगों की भाषा नहीं आती और यहाँ के लोगों को तुम्हारी। छवि को लगा अगर समय होता तो थोड़ा बहुत यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आती, लेकिन समय ही तो नहीं है। दादी पता नहीं कैसी हैं। उसके पहुंचने से पहले उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेगी। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ये समय दादी के साथ गुजारती तो कितना अच्छा होता। उसकी आंखें नम हो गईं दादी को याद करके। तुषार को लगा वह उसकी बात सुनकर निराश हो गई। वह बोला, मुझे तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी प्राइवेसी में कोई दखल दे यह मुझे पसंद नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिला दिया और दृढ़ता से बोली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी जिस काम से आई हूँ पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप क्या करेंगे, मुझे पुलिस में पकड़वाएंगे या फिर पिटवाएंगे। वह घूरते हुए बोला, अपनी किस्मत और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ किसी को जंगल में जंगली जानवर खा जाए या कोई नदी में डूब जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खूबसूरत हो, जवान हो, मेरी पत्नी समझ, किसी ने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, लेकिन किसी का दिमाग फिर गया तो क्या करोगी। और उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। छवि गुस्से से कांपने लगी। आपके जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की। तुषार फुसफुसाकर जमा देने वाली आवाज़ में बोला, मुझ जैसे से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं अभी भी गुस्से में थी, इसलिए झोपड़ी से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। दरवाजे तक पहुंचती कि तुषार के मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और ज़ोर से उसको घुमाकर खींचा। वह एकदम से उसके सामने खड़ी थी। वह गुर्राते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। छवि का गुस्सा तुषार के गुस्से के बराबर था। वह धीमे लेकिन कठोर आवाज़ में बोली, मेरा मतलब आप जैसे पलायनवादी भगौड़े इंसान से था। कुछ तो शहर में ऐसा हुआ है जो आप यहाँ छुप कर रह रहे हैं, किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाहते। और वह झटके से उसका हाथ अलग कर
बारिश में ही बाहर भाग गई। बहुत देर तक दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी रोती रही। फिर लगा तुषार का गुस्सा जायज़ है। वह तुषार के सिर पर आकर बैठ गई है। उसकी शांत जिंदगी में दखलंदाजी करने का किसी को क्या हक है? और वह कुछ भी छिपा रहा हो, उसका हक है। अगर वह अपने भूत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, कुछ ऐसा है जो वह छोड़ आया और भूलना चाहता है, तो किसी को कुरेदने का क्या हक है? उसने तुषार को कहा, वह पलायनवादी है, भगौड़ा है। और वह स्वयं क्या है? एक अवांछित इंसान जो दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती जाकर बैठ जाती है। माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची के छोटे से घर में रहने चली गई। वहाँ उन्हें कितनी अखरती थी वह, क्या वह समझती नहीं थी? सबकी नज़रों में चुभती थी, सबसे बचती, कभी किसी कोने में दुबक जाती, कभी किसी में। आज फिर वही भाव वह तुषार के चेहरे पर देख रही थी। कितनी हिकारत भरी नज़रों से देख रहा था। अगर दादी के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इस समय इस तूफान में ही वह अपने घर को निकल जाती। वह बस एक छोटा सा ऐसा घर चाहती थी जहाँ हक से रह सके। वहाँ आसपास कोई नहीं था। वह पेड़ से टिककर सुबकने लगी। तभी न जाने कहाँ से वहाँ गांव की एक बूढ़ी औरत आ गई और उसे पुचकारने लगी। फिर हाथ खींचकर तुषार की झोपड़ी में ले गई। वह अपनी भाषा में तुषार पर खूब चिल्लाई। छवि को समझ तो नहीं आया कि वह क्या कह रही थी, लेकिन तुषार की भ्रुकुटियाँ तन गईं। फिर उसके जाने के बाद वह धीमी लेकिन कठोर आवाज़ में बोला, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसी हो, मुसीबत बन गई हो। क्या चाहती हो? क्यों सबके सामने रोने धोने का नाटक किया? क्यों सारे गांव वालों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हो? किसी इंसान को शांति से जीने भी नहीं दे सकती? छवि ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं किसी गांव वालों के पास नहीं गई थी, चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तुषार ने दांत किटकिटाते हुए उसका कंधा पकड़कर कहा, गांव वालों को लग रहा है मासूम सी खूबसूरत बीवी इतने समय बाद गांव में मुझे ढूंढते हुए आई है और मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे शांत जीवन में मुसीबत बनकर आ गई हो। और उसने उसे एकदम से छोड़ दिया। वह तख्त पर धम से गिर गई। तुषार पैर पटकते हुए बाहर चला गया। छवि को अपने आप से गलानी हो रही थी, नफरत हो रही थी। दूसरे के ऊपर बोझ बनकर विराज जाती है। उसे तुषार भटनागर को अकेला छोड़ देना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए। फिर दादी का क्या? दादी के इलाज के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो सरकारी अस्पताल में करवाएगी, उनकी बहुत सेवा करेगी। उनका आखिरी समय उन्हें कम से कम कष्ट हो ऐसी कोशिश करेगी, लेकिन अपनी समस्या के लिए किसी और की ज़िंदगी में परेशानी नहीं बढ़ाएगी। लेकिन न जाने क्यों तुषार के साथ क्या हुआ होगा, जानने की उत्सुकता हो रही थी। बहुत देर तक वह तख्त पर बैठी बारिश को देखती रही। उसे लगा प्राकृतिक नज़ारों को कितनी देर तक भी देखते रहो, मन नहीं भरेगा। निर्णय लेकर उसका जी हल्का हो गया था। नदी में पानी उतरते ही वह चली जाएगी। उसने घड़ी में देखा 2 बज गए थे। उसे भूख का एहसास हो रहा था, क्या करे? तभी मुरारीलाल झोपड़ी में आया। उसके पास कुछ रोटी और आम की चटनी थी। उसे देते हुए बोला, ये खा लो। वह बोली, तुषार बाबू कहाँ हैं? वह बोला, कल की आंधी के कारण कुछ पेड़ पगडंडियों पर गिर गए थे। सब गांव वाले उन्हें एक तरफ करने में लगे हैं। फिर उनकी लकड़ियां काट कर इस्तेमाल कर लेंगे। खाना ख़त्म कर वह बोली, तुषार जी ने खाना खा लिया क्या? वह बोला, उनकी चिंता मत करो, सारे गांव वाले हैं उनकी फिक्र करने के लिए। उनमें से ही एक ने खाना आपके लिए भेजा है मैडम जी। छवि को लगा कितनी संतुष्टि और अच्छा लगता होगा, ऐसे लोगों के बीच तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं, तुम्हें इतना अपनापन देते हैं। वह उठते हुए बोली, चलो हम भी चलते हैं। मुरारी लाल के पीछे पीछे छवि वहाँ पहुँची जहाँ बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे थे। हल्की हल्की बारिश में बेपरवाह वे अपने काम में लगे थे और हंस बोल रहे थे। कुछ कुल्हाड़ी से रास्ते में पड़े पेड़ काट रहे थे, तो कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहे थे। औरतें लकड़ी के गट्ठर बना रही थीं, बच्चे पानी में उछल कूद कर रहे थे। छवि उनके जीने के इस तरीके को ध्यान से देख रही थी, हर पल का मजा ले रहे थे। तुषार कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर वार कर रहा था। पानी उसके ऊपर गिरता और बूंद बनकर उसके शरीर पर फिसल जाता। उसके कंधे तक के लंबे बाल चिपके हुए थे,
जब वह कुल्हाड़ी उठाता और वार करने के लिए पूरी ताकत से नीचे हाथ करता तो उसके कंधों और हाथों की मांसपेशियों का उभार साफ नजर आता। छवि की नज़र उसके ऊपर से हट नहीं रही थी। वह उस भीड़ में अलग ही नजर आ रहा था, ताकत और आत्मविश्वास से भरा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, उन लोगों की हंसी ठिठोली से बेखबर। वह अपने काम में पूरी तन्मयता से जुटा हुआ था। छवि खामोश उसे देखे जा रही थी, अपलक। तभी तुषार की नज़र उस पर पड़ी। वह भी कुछ पल को ठिठक गया और उसे देखता रहा। फिर वह वापस कुल्हाड़ी चलाने लगा, लेकिन नजरें छवि पर थीं। छवि के लिए आसपास सब कुछ ओझल सा हो गया, बस उसके दिल की धड़कनें और तुषार। तभी मुरारी लाल बोला, मैडम जी, किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाइए। इस तरह बारिश में खड़ी रहने से क्या फ़ायदा। वह चौंकते हुए बोली, नहीं, मैं वापस झोपड़ी में जा रही हूँ। वह अकेली झोपड़ी में बैठी बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। क्या किया उसने आज तक। अपनी मजबूरी को स्वीकार कर जिंदगी ने जहाँ धकेल दिया वहीं पड़ी रह गई। माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा के पास रहने आ गई। इतने सालों में वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए तो उसने अपने लिए कुछ ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया। वे अपमानित करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे, उसको आगे पढ़ने नहीं दिया। ट्यूशन के पैसे उन्हें देती थी। अगर तभी उनसे अलग हॉस्टल में रहकर पढ़ लेती तो बेहतर नौकरी के बारे में सोच पाती। नहीं, दादी को उनके भरोसे कैसे छोड़ सकती थी। दादी चाचा को इतना नहीं अकड़ती थी, माँ थी उनकी। चाचा उनका बोझ उठा लेते, लेकिन छवि उन्हें नहीं सुहाती थी। उनकी दोनों लड़कियां उसकी खूबसूरती और तेज दिमाग के कारण ईर्ष्या का भाव रखती थीं। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी। तुषार के साथ शहर में कुछ ऐसा हुआ जो उसे नहीं अच्छा लगा। उसने वहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ नए लोगों में रहना शुरू कर दिया। उनके तौर तरीके सीखे, उनके काम आ सके, ऐसा बनाया अपने आप को। एक दो बार उसने दादी के सामने अपने जीवन की सार्थकता के विषय में बात की थी, तो वे बोलीं, अभी बहुत छोटी हो ऐसी बातों के लिए। सारी जिंदगी पड़ी है सोचने समझने के लिए। जिंदगी उसे छोटा नहीं समझती, तभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं उनको बड़े होने की जल्दी नहीं होती, लेकिन उसे तो सोचना पड़ेगा। वह बहुत देर तक अपने जीवन, अपने माता पिता के बारे में सोचती रही। क्या चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर भरपूर जिंदगी जिए, सारी खुशियाँ उसको मिले। उसने निश्चय किया, 3-4 दिन जो उसके पास है इस गांव में, वह आसपास घूमकर लोगों को देखेगी, कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में, प्रकृति को समझेगी। तुषार के सामने कम से कम पड़ेगी, उसके जीवन के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाएगी। नदी का पानी उतरते ही चुपचाप वापस चली जाएगी। फिर तुषार से उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मन में आवाज़ उठी, क्या कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसकी सोच और जीवन बदलने के लिए दिल के किसी कोने में वह हमेशा रहेगा। तुषार के व्यक्तित्व को वह कभी भुला नहीं पाएगी। शाम हो चुकी थी, मौसम बहुत सुहाना हो गया था। उसने सोचा, एक चक्कर गांव का लगाकर आती है। पर थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि सामने से तुषार आता दिखा। उसके कंधे पर एक छोटी सी बकरी का बच्चा था। छवि तुषार से अपनी तकरार भूल खौफ में बोली, इस नन्हे से प्राणी को खाएंगे क्या। वह घूरते हुए बोला, हाँ खाऊंगा तो। अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि मैं मांसाहारी हूँ या शाकाहारी। तुम कभी हार नहीं मानोगी। छवि दूसरी तरफ देखते हुए बोली, निश्चिंत रहें, अब मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। मैं तो इस बेचारे मेमने की जान को लेकर परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ लिया। वह सख्त आवाज़ में बोला, फिर कहाँ जा रही हो। अब छवि को थोड़ा गुस्सा आ गया। वह बोली, क्यों, सारा गांव खरीद लिया है क्या। कहीं आने जाने की मनाही है क्या। वह उसके एकदम निकट आकर बोला, अगर मुझे पता चला मेरे बारे में कुछ पूछताछ कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छवि थक चुकी थी उसके इस तरह के व्यवहार से। वह सख्त आवाज़ में बोली, क्या कर लेंगे। वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, पहले गुनाह तो करो, सज़ा बाद में निश्चित की जाएगी। और वह सधे हुए कदमों से आगे बढ़ गया। छवि उसे कुछ पल तक जाते हुए देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था तुषार उससे ठीक से बात भी नहीं करता और वह उसकी तरफ आकर्षित क्यों महसूस कर रही थी। अचानक वह पलटा और छवि उसे देखते हुए पकड़े जाने के कारण झेप गई। वह उसके पास आकर बोला,
कल शाम को गांव वाले छोटा सा जश्न रखेंगे तुम्हारे आने की खुशी में। अब आज से ही मेरी आदर्श बीवी होने का नाटक शुरू कर दो। जो रायता तुमने फैलाया है उसे तुम ही समेटो। छवि अकलाते हुए बोली, अच्छी बीवी से क्या मतलब है आपका? वह कंधे उचकाकर बोला, पास खड़े होना, हंस हंस कर बातें करना और क्या। अब शहर में इतने समय बाद मियाँ बीवी मिलते होंगे तो किस भी करते होंगे, तो तुम वह भी कर सकती हो। वह कठोर आवाज़ में बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके चेहरे के एकदम करीब आकर तुषार बोला, अगर मैं किस करूँ, अपने पति होने का हक मांगूँ सबके सामने, तो कैसे रोकोगी? और वो एकदम से पलट कर चला गया। उसकी बात और उसकी इतनी निकटता वह पसीना पसीना हो गई। गांव देखने का उसका सारा मूड चौपट हो गया। तभी सामने से मुरारी लाल आता दिखाई दिया। वह बोला, क्या हुआ मैडम जी, गांव देखने निकली हैं क्या? चलिए हम दिखाते हैं। और वह उसे वहाँ एक मंदिर ले गया। उसके पीछे बना छोटा सा झरना दिखाया। वह प्राकृतिक सौंदर्य देख मंत्रमुग्ध रह गई। तुषार के व्यवहार को भी भूल चुकी थी। मुरारी लाल बोला, मैडम जी आपको क्या लगता है, तुषार बाबू कुछ बताएंगे? वह एक लंबी सांस लेते हुए बोली, नहीं, बहुत जिद्दी हैं, कुछ नहीं बताएंगे। नदी में से पानी उतरते ही हम वापस चले जाएंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।